हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद रिंकी। तो जैसा कि यूपीसी नेट मॉडल पेपर फर्स्ट जो कि हमारे विजय एजुकेशन की बुक में दी गई है, तो उसको मैं सॉल्व कराऊंगी। तो 2 मॉडल पेपर दिए गए हैं, तो दोनों मॉडल पेपर को 1 वीक के अंदर मैं सॉल्व करा दूंगी। तो आज मैं पहला मॉडल पेपर स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग के पास बुक नहीं होगा, तो ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों में से कोई ये कमेंट मत करना कि दीदी आप पढ़ रही हो, पढ़ाओगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले वेलकम है आप लोगों का। उसके बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ मॉडल पेपर को। इसको आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर हैं। सो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। तो क्वेश्चन पहला देखिए, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, जो कि मैंने बुक से डायरेक्टली क्वेश्चंस ले लिया है ना, लिख लिख के कहाँ टाइम है बनाने का। तो देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा एक सदिश राशि होती है। तो जिसमें सदिश राशि वो होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें दिशा और परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिया होता है। तो कौन होगा इसमें से, ये हमको बताना है। तो देखो, वैसे इसमें करेक्ट होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, बट यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन डी। एंड इन मॉडल पेपर को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्यों ये क्या है, एक सदिश राशि है। स्पीड यानी कि जो स्पीड है, डिस्टेंस है और जो वर्क है, ये सब हमारी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये सब हमारी अदिश राशि हो गई। तो यहाँ पर अगर हमको एक सदिश राशि के बारे में पता चला है, तो एक तीन जो है अदिश राशि के बारे में पता चल गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, यानी कि जो फोर्स यानी कि जो बल होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि जो बल होता है उसका जूल होता है या न्यूटन होता है या पास्कल होता है या वॉट होता है। तो न्यूटन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बल का होता है ma, द्रव्यमान गुणित त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसे मॉडल पेपर करा रही हूँ तो मेरी भी प्रैक्टिस हो जा रही है, क्योंकि एग्ज़ाम मुझे भी देना है और आप लोग की भी प्रैक्टिस हो रही है। सो वीडियो को मिस मत करना, आप लोग पूरा देखना। ये स्लाइड थोड़ा छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, बाकी सारे स्लाइड्स में क्वेश्चन बड़े लगे हुए हैं जो कि आपको अच्छे से विजिबल होंगे। तो नेक्स्ट यानी थर्ड क्वेश्चन कह रहा, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन इज। कह रहा है यदि कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, इन्फिनाइट होगा, यानी धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या फिर अनंत होगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमारे टीपीपी में भी था और मॉडल पेपर में भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जब कोई वस्तु समान वेग से चलती है तो उसका त्वरण शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आप पूरा देखना, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, आई थिंक अब आपको विजिबल होगा, वो क्वेश्चन थोड़ा क्लीन नहीं था। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन। कह रहा है एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश तय करता है। तो 1 सेकेंड या फिर 1 आवर या फिर 1 डे या फिर 1 ईयर। तो एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो तय करता है, यानी जो 1 लाइट ईयर होता है वो 1 ईयर के लिए होता है ना, 1 ईयर के लिए, सॉरी यहाँ पर डी होगा, एक वर्ष के लिए, है ना, यानी 365 दिन जो होते हैं, यानी जो एक वर्ष होता है उसके लिए होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी पृथ्वी पर जो गुरुत्व जनित त्वरण है उसका मान कितना होता है। तो उसका मान कितना होता है, 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर डी बोल रहा है 11.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी गुरुत्वजनित त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसको जी से हम बोलते हैं गुरुत्वजनित त्वरण, इसका मान इतना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा गंदा लगने लगा है, बस एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि मेरी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए आप लोगों की तरह, और आप लोग की होगी ही इन क्वेश्चंस को करने के बाद। तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। इसके बाद थर्ड
इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इनर्शिया। निम्न में से किसमें जड़त्व सबसे अधिक होता है? एक साइकिल में, ए बाईसाइकिल, या फिर अ ट्रक, या फिर अ स्कूटर, या फिर डी ऑप्शन अ मैन। तो किसमें जो है इनर्शिया सबसे ज़्यादा अधिक होगा? तो आप लोग को बताना है 6 का कौन सा करेक्ट होगा। तो एक ट्रक में होगा इनर्शिया सबसे ज़्यादा अधिक। तो चलो अब हम अभी हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, 24 क्वेश्चन है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी आ गया है, एक ट्रक जिसका करेक्ट होगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन करा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। तो फिर क्या कह रहा है कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है? काइनेटिक एनर्जी मास के होता है, एंड देन जो वेलोसिटी का स्क्वायर है इसका होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट होगा हमारा आंसर? इसको मैं इरेज कर दूं, देन मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं। इसके अकॉर्डिंग मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड अगर यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है, अगर यहाँ पर ए एंड सी दोनों दिया होता तो उसको भी हम करेक्ट मान सकते थे, बट यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी द्रव्यमान के। तो 7 नंबर का एक क्वेश्चन मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड 8 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द वर्क डन इज सेड टू बी जीरो व्हेन, यानी कार्य शून्य होता है जब। तो सबसे पहले हम वर्क डन यानी W का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट होता है कॉस थीटा में, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कॉस थीटा कॉस जीरो का मान जो होता है, तो अगर हम कॉस जीरो का मान रखेंगे तो कॉस जीरो का मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन कॉस 90 का मान ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो कौन से एक कंडीशन हो सकता है कि कॉस का मान जो है हमारा, कॉस का मान यानी थीटा का मान हमारा जब 90 डिग्री देगा तब हो सकता है, और जब एफ हो सकता है एफ का मान भी 0 हो, यानी फोर्स 0 हो, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 हो। तो तीनों कंडीशन में हो सकते हैं। चलो ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो पता लग जाएगा। कह रहा द वर्क डन इज सेड टू बी 0 व्हेन, कार्य शून्य होता है जब। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब, फोर्स 0 होगा तब, या एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 19, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया W इज इक्वल टू FX cos थीटा। तो cos थीटा का मान भी जब 90 होगा तो 0 होगा, फोर्स जब 0 होगा तो भी 0 होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब भी हमारा वर्क डन 0 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा? द यूनिट ऑफ पावर इज। तो जो पावर यानी शक्ति है उसका यूनिट क्या होता है? तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? W/T। ठीक है, तो फॉर्मूला भी साथ साथ में मैं आपको बताती रहती हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो कह रहा है SI यूनिट ऑफ पावर इज। तो पावर का SI यूनिट क्या है? जूल है, वॉट है, न्यूटन है, पास्कल है। तो वॉट होता है ना, शक्ति लगा के उसने मेरा वॉट कर दिया। मात्रक और हो सकता है, क्या हो सकता है, जो कि GS सर ने पढ़ाया हुआ है बैच में। तो वर्क का हमारा होता है जूल, और टाइम का सेकंड। तो जूल पर सेकंड होता तो वो भी करेक्ट होता, एंड जो वॉट है ये भी करेक्ट होगा। तो आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर पा रही होंगी, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑलवेज नेगेटिव होती है, ऑलवेज नेगेटिव यानी हमेशा धनात्मक, ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि हमेशा धनात्मक, 0 होती है, शून्य होती है, या तो कभी धनात्मक या कभी ऋणात्मक दोनों हो सकती है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि U इक्वल टू क्या होता है? mgh होता है इसका फॉर्मूला। इसको आपको याद कर लेना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m के होती है, g के होती है, और h यानी हाइट के, द्रव्यमान के, और जो गुरुत्वीय जनित त्वरण है यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या ये ऋणात्मक होती है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव होती है, या फिर दोनों हो सकती है, या फिर 0 होती है? तो ये ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमेशा नेगेटिव हमेशा जो होती है ऋणात्मक होती है। चलो हम अपने नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक कर देना एंड वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर लेना आप लोग। मैंने बहुत मेहनत से ये बनाया हुआ है अपने स्टडी के बाद टाइम निकाल के। तो
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नॉन एज, न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन्स के जो थर्ड नियम मतलब 3 नियम हैं हमारे, तो सबके अलग अलग मतलब कि नेम है। तो जैसे देखो न्यूटन के फर्स्ट मतलब जो रूल है उसको हम जड़त्व के नियम से जानते हैं, लेकिन जो फोर्स है, जो न्यूटन का सेकंड नियम है, उसको हम लॉ ऑफ फोर्स यानी कि बल के नियम से जानते हैं। और न्यूटन के तीसरा नियम जो है उसको एक्शन रिएक्शन यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी जड़त्व के नियम। सो आई थिंक यह हेल्पफुल रहा होगा वीडियो आपके लिए। तो चलो अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ती हूँ। क्या कर रहा था, यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का यानी दाब का यूनिट क्या है। देखो जो यूनिट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और डायमेंशन वाले तो आप इसको जरूर देखो। आप ये ना सोचो कि मुझे सब आ रहा है, अगर आपको आ रहा है फिर भी इस वीडियो को स्किप मत करो, देख लो, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। और अगर आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट जाते हैं तो लास्ट में आप कॉमेंट में बता सकते हो कि आपके 120 में से कितने करेक्ट गए हैं। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन करा था यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दाब की इकाई है, जूल है, न्यूटन है, वॉट है, पास्कल है। तो चलो मैं सबका आपको बता देती हूँ। वैसे प्रेशर का तो हमारा जो है पास्कल होता है, देन जूल हमारे वर्क का यानी कि कार्य का होता है। तो मैं सबको साथ साथ में बताती रहूँगी। जूल हमारा कार्य का होता है, इसके बाद जो हमारा न्यूटन है ये हमारा फोर्स का होता है यानी बल का होता है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है वॉट जो होता है हमारे पावर का होता है यानी शक्ति का होता है। तो यहाँ वैसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, पास्कल। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करा, प्रोजेक्टाइल हैज़ मैक्सिमम रेंज व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, एक प्रक्षेपित पिंड की अधिकतम सीमा तब होती है जब प्रक्षेपण कोण कितना होता है। तो ये भी जीएस सर ने बार बार पढ़ाया हुआ है, एमसीक्यू क्लासेस में भी हुई है। 45 डिग्री यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज। तो डायमेंशन फार्मूला मैंने बोला आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फोर्स का हमको सबसे पहले पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो m क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को ऑलवेज m से लिखा जाता है यानी मास, और एक्सेलरेशन को lt की पावर -2 लिखा जाता है। तो इसको हम m1 l1 t की पावर -2 लिख सकते हैं। ऐसे करके हम सारे डायमेंशन निकाल सकते हैं। सो चलो हम फटाफट से आपको इन क्वेश्चंस का बता देते हैं। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ml t की पावर -2 है ना। तो आई थिंक आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना आता होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर हम बढ़ते हैं। और इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि टाइम थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मुझे टाइम भी मैनेज करना है। कह रहा व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वतंत्र रूप से गिरती है तब उसका वेग घटता है या फिर त्वरण शून्य होता है, त्वरण स्थिर होता है या द्रव्यमान घटता है यानी वेलोसिटी डिक्रीज होता है, एक्सेलरेशन इज 0 या फिर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट या फिर मास डिक्रीज। तो फटाफट से इसका करेक्ट आंसर हम टिक करते हैं, टाइम कम है। तो 15 नंबर का सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट यानी कि जो त्वरण होता है ये स्थिर होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, यानी यदि किसी वस्तु का वेग दुगना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वैसे भी हमको पता है, ½ mv² होता है। और यहाँ पर वेग को यानी कि वेलोसिटी को 2 गुना यानी 2v², इसको हम कर लेंगे। तो इस पे क्या पड़ेगा फ़र्क। तो यहाँ से मैं अगर आपको सॉल्व करके बताऊँ तो फटाफट से मैं आपको सॉल्व ही करके बता देती हूँ। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv²। तो हाफ हम कर देंगे, m कर देंगे, इसको हम 4 मतलब कि 2 कर देंगे तो यहाँ पर 4v² आ जाएगा यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन करा, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन वोल्ट, यानी वोल्ट किस भौतिक राशि की इकाई है, विद्युत धारा की है या फिर विभवांतर की या फिर प्रतिरोध की या फिर शक्ति की। तो देखो सबसे पहले शक्ति का क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, इसके बाद प्रतिरोध रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभवांतर का ही ये मान होता है। और ये जब
जो विद्युत धारा दी रखी है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको इन सब का भी याद रख लेना है। चलो फटाफट से हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देन हम अपने 80 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचे हैं। क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, यानी वेग समय ग्राफ दर्शाता है। क्या दर्शाता है, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, है ना, दूरी, गति, त्वरण, विस्थापन। तो ये है हमारा वीटी ग्राफ। तो ये है हमारा वीटी ग्राफ जो कि ऐसे होता है। तो इसका क्या कह रहा है, इसका ढलान ऑलवेज क्या दर्शाता है, तो इसका ढलान जो होता है हमेशा त्वरण यानी एक्सेलरेशन को दर्शाता है। वीटी ग्राफ का जो ढाल होता है ये हमेशा त्वरण को, ऐसे आप एक्सटी ग्राफ का भी मतलब याद कर सकते हैं ना, उसका भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं ऐसे ही आए। ये तो क्वेश्चंस बस एक आइडिया लगाने के लिए हमारे एग्जाम के लेवल का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच इज़ द स्केलर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो अभी इससे पहले सदिश राशि आया था, देन इसके बाद अदिश राशि आ गया है। तो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है। तो देखो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, तीनों हमारे जो होते हैं ये होते हैं हमारे वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर यहाँ हमारा सिर्फ वर्क होगा। वहाँ पर 3 जो आए थे स्केलर क्वांटिटी आए थे और यहाँ पर 1 आया है, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस यानी जो ऑप्शंस हैं इससे भी काफ़ी हमको नॉलेज मिलता है, मतलब इससे भी काफ़ी समझ में हमको आता है कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। तो चलो नेक्स्ट वाला कह रहा है, 20 वाला क्वेश्चन कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, कूलम्ब होता, ओम होता, एम्पियर होता, वोल्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऑलवेज एम्पियर होता है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यानी एम्पियर यहाँ करेक्ट होगा। द रेजिस्टर्स ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर यानी लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, या फिर मटेरियल ऑफ कंडक्टर यानी चालक की सामग्री पर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो उपरोक्त सभी करेक्ट होंगे। रजिस्टर्स क्या होता है, रजिस्टर्स लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सब पे डिपेंड करता है। तो अब 21 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं और अभी हमारे बचे हुए हैं 2-3 क्वेश्चन और फिजिक्स के, तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओम्स लॉ रिलेट, ओम का नियम संबंधित है वोल्टेज से और रजिस्टर से, वोल्टेज और प्रतिरोध से, वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और धारा से, या फिर करंट एंड रजिस्टर से, या फिर तो ओम्स का लॉ क्या होता है, V = IR, जो कि V और I से रिलेटेड होता है। तो वोल्टेज और, तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, वोल्टेज और करंट से यानी धारा और वोल्टेज से। इसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन और हमारे फिजिक्स के बचे हुए हैं। कह रहा है ट्रांसफ़र वर्क्स ऑन, ट्रांसफ़र किस पे कार्य करता है, AC DC दोनों पर करता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट कह रहा द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया, तो 15 हर्ट्ज होता है। तो हम हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 25 क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबेल गैस। तो नोबेल गैस कौन सा होता है, वर्ग 18 के तत्वों हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, है ना। तो इसमें से ऑक्सीजन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन नहीं हो सकता, आर्गन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा था एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन होता है 6 नंबर पे, 14 नंबर का इसका होता है एटॉमिक मास। तो क्या पूछ रहा है, परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, तो 6 हो जाएगा। देखो भाई ये क्वेश्चन बुक में जैसे है मैं एज इट इज ऐसे करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन कहीं मैंने खुद से नहीं बनाए हैं। तो इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज, पानी का रासायनिक सूत्र है। तो किसको नहीं पता पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। तो इतने इजी क्वेश्चंस हमारे बुक में दिए हुए हैं जो कि मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करा दे रही हूँ। देन इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो 6 से जो कम होता है वो होता है एसिडिक, और 7 से जो ज़्यादा होता है वो होता है हमारा बेसिक, और जो 7 होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन करा विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे चीज़ों में हमेशा क्या पाया जाता है, खट्टे चीज़ों में एसिटिक एसिड नहीं, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड हमेशा खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद करा सोडियम का प्रतीक है, तो एस मत लगा देना कोई लोग, सोडियम का प्रतीक ऑलवेज Na होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा फास्ट में करा रही हूँ क्योंकि मुझे रिवीजन भी करना है, और ये मॉडल पेपर आप प्लीज़ फुल वॉच ज़रूर कर लेना। बहुत मेहनत से मैंने
इसको बनाया हुआ है। इसके बाद 31 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलाइड, निम्न में कौन क्षार है। तो इनमें से कौन क्षार है, तो देखो सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है यानी लवण होता है, HCl जो होता है एक प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी क्षार होता है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड होता है यानी कि एक यौगिक होता है। तो इसमें क्षार पूछा गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें एक क्षार है, बाकी ये अम्ल है और ये एक ये एक सॉल्ट है। इसके बाद हम 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द गैस इन्वॉल्व ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज, श्वसन के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है। तो ये क्वेश्चन काफी बार मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है श्वसन के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर मेटल की बात की जा रही है। मेटल ऑलवेज होता है मरकरी यानी पारा, और देखो अगर यहाँ पर नॉन मेटल यानी कि धातु की बात की जाती तो ब्रोमीन हो जाता। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको भी याद कर लेना। चलो मैं नेक्स्ट बढ़ती हूँ। एंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, द गैस यूज्ड फॉर रिपिंग फॉर फ्रूट इज, यानी फलों को पकाने में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, एथिलीन होता है या फिर मिथेन होता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इजी तो है ही। एथिलीन होता है, ये फलों को पकाने में काम आता है। तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे बढ़ देते। देखो कोई क्वेश्चन मैं छोड़ने नहीं वाली, फास्ट कराऊंगी लेकिन सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगी, इससे मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपकी तो होनी ही है। इसके बाद 35 करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसके सिर्फ स्टेट चेंज होता है, उसको पुनः उसके रूप में बनाया जा सकता है। देखो जब कागज़ जलेगा तो फिर उसका राख बन जाएगा, तो उसको हम फिर से कागज़ नहीं बना सकते, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद रस्टिंग आयरन, जब रस्ट लग जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। और मेल्टिंग ऑफ आइस और डाइजेशन ऑफ फूड ये भी नहीं होगा। बर्फ़ का पिघलना ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जब बर्फ़ पिघलेगा तो पानी बनेगा और पानी जब जमेगा तो बर्फ़ बनेगा, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन करा, द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है। तो ऑक्सीजन होता है 8 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना आपको लग रहा होगा कितनी इजी क्वेश्चंस दिए हैं विजय एजुकेशन वाले बुक में, तो ऐसी बात है, बिल्कुल यही क्वेश्चन दिए गए हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा विच पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, ऋणात्मक आवेश को किस पे होता है। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन पे ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन पे नहीं होगा, न्यूट्रॉन पे 0 होता है और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं फास्ट नेक्स्ट पे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट करा 38 वाला करा, कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर एलिमेंट्स इन आ, यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं। एनी प्रोपोर्शन होते हैं यानी किसी भी अनुपात में होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं यानी निश्चित अनुपात में होते हैं, या रैंडम प्रोपोर्शन में होते हैं, यादृच्छिक अनुपात में होते हैं, या फिर नो प्रोपोर्शन यानी अनुपात में नहीं होते। तो क्या करें, यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्व किस अनुपात में होते हैं ये पूछ। तो यौगिक में यानी कंपाउंड में ऑलवेज क्या होते हैं, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं यानी निश्चित अनुपात में होते हैं। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंड फास्ट मैं बढ़ रही हूँ अगले क्वेश्चन पे, देन यहाँ को इसको मैं इरेज करके थोड़ा क्लीन, हाँ ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का केमिकल नेम क्या है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। देन यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट नहीं हो सकता और सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं हो सकता, देन सोडियम क्लोराइड यहाँ पर करेक्ट होगा, पोटेशियम क्लोराइड भी नहीं हो सकता। तो फटाफट से सी ऑप्शन यहाँ पर हम करते हैं करेक्ट। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन करा, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। कौन सा गैस होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ फटाफट से। इन सारे क्वेश्चंस को मैंने मॉडल पेपर 1 करके डाल दिया है मेरे टेलीग्राम पे, तो अगर आप इन सब क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप फटाफट से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद 41 क्वेश्चन करा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज कॉल्ड, यानी समुद्री जल से नमक अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन कहलाती है, इवापोरेशन यानी कि इवापोरेशन कहलाती है, या फिर
सब्लिमेशन कहलाती है या फिर स्टेडिमेशन कहलाती है, यानी कि देखिए निस्पंदन कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है, ऊर्ध्वपातन या फिर अवसादन कहलाती है। तो कौन सा यहाँ से करेक्ट होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसको वाष्पीकरण बोलते हैं, समुद्र से नमक अलग करने को बोलते हैं इवापोरेशन, है ना। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज टू डिटरमाइन, तो जो सर्वत्र संकेतक होते हैं किसके रूप में उपयोग किया जाता है? आयतन, अम्लता या क्षारीयता यानी वॉल्यूम, या फिर एसिडिटी और वेसिडिटी, या फिर बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, या फिर सोलबिलिटी यानी विलयता। तो 42 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो एसिडिटी और बेसिडिटी यानी अम्लीयता और क्षारीयता की जांच करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो 42 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 कह रहा था हार्डनेस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, इस प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है कौन है? आयरन है, क्वार्ट्ज है, डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो दैट इज ग्रेफाइट जो होता है प्राकृतिक रूप से सबसे क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है। उसके बाद विच विटामिन कंटेंट्स कोबाल्ट, कोबाल्ट में कौन सी विटामिन कंटेंट्स होती है? तो विटामिन B12 होती है ना। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 45 पे पहुंच गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, कौन एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है? तो ऑक्सीजन एलिमेंट है, Fe यानी लोहा एलिमेंट है, और जो Ag यानी सोना भी एलिमेंट है। इन सब का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। लेकिन जो जल होता है इसमें H2O दोनों मिला है, तो दैट इज कंपाउंड। तो कंपाउंड यहाँ नहीं होगा, तो ये एलिमेंट नहीं होगा, ये कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा हमारा। आई होप मैं एक्सप्लेन कर पा रही होगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा। एक स्टूडेंट है, कितना ही समझा पाएंगे, फिर भी इतना समझा दे रही हूँ जितना मुझे आता है। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ नेचुरली एटम इज इक्वल टू, यानी किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो ZeP से आप जिप से याद कर सकते हैं। तो परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी किसी कंडीशन में चेंज हो सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग, लेकिन जो प्रोटॉन की संख्या होती है हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन करा, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, रासायनिक अभिक्रिया की गति किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन पे, या कैटालिस्ट पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी तापमान पे, सांद्रता पे, उत्प्रेरक पे, या फिर उपरोक्त सभी पे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो। तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है वो सब पे निर्भर करती है, तापमान पर, सांद्रता पे, उत्प्रेरक पे, तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन करा, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, क्लोरीन का विरंजक प्रभाव होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, सब्लिमेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यानी ऑक्सीकरण, अपचयन, ऊर्ध्वपातन, अवशोषण। तो क्लोरीन का विरंजक क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। तो फाइनली अभी हम केमिस्ट्री कर चुके हैं डन। देन हम इसके बाद करेंगे बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश फास्ट। तो अभी हम अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन, है ना। तो वनस्पति के किस भाग में प्रजनन का योगदान होता है? तो फर्स्ट कह रहा रूट में, लीफ में, फ्लावर में, स्टेम में, यानी जड़ में, पत्ता में, फूल में, या फिर तना में। तो राइट आंसर होगा रूट यानी कि जड़ में। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ग्लैंड इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड, यानी किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? थायराइड को, या फिर पिट्यूटरी को, या फिर एड्रिनल को, या फिर पैंक्रियाज को। तो मास्टर ग्लैंड हम पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं ना। देखो अगर सॉल्व करते समय एक दो क्वेश्चंस मैं टिक रॉन्ग लगा दूँ तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, कभी कभी मुझसे मिस्टेक हो सकता है ना। तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच प्रोसेस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एनर्जी इन द सेल, यानी कि कोशिका में ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सर्कुलेशन कहलाती है, या फिर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, या फिर उत्सर्जन। तो आई थिंक यहाँ पर रेस्पिरेशन कहलाती है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन 52 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द ह्यूमन हार्ट है हाउ मेनी चैम्बर्स, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, और आई थिंक इसको तो बच्चे बच्चे जानते होंगे कि 4 चैम्बर होता है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इम्पल्स, न्यूरॉन का कौन सा भाग संकेत ग्रहण करता है? तो यहाँ से माइलिन शीथ जो दिया हुआ है ये करेक्ट होगा। वैसे ये वाला जो
मतलब कि चैप्टर है अभी हमारे बैच में नहीं पढ़ाया गया हुआ है, बट यहाँ पर मैं टिक लगवा दे रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, यानी रक्त का जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है। तो अभी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर हमारे बैच में चल रहा है, तो उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, तो प्लाज्मा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑर्गन प्योरीफाइड ऑफ द ब्लड इन ह्यूमंस, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है। तो क्या हार्ट है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है। तो किडनी क्या होता है, ब्लड को प्योरीफाइड करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम 56 नंबर क्वेश्चन पे पहुँच गए। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज, यानी मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। ओवरी में होती है यानी अंडाशय में, या फिर यूटेरस में होती है यानी गर्भाशय में, या फैलोपियन ट्यूब में, या सर्विक्स में। तो फैलोपियन ट्यूब में होती है, और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में होती है, एम्पुला वाले पार्ट में है ना, एम्पुला वाले पार्ट में होती है। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज़ है हमारी, तो यहाँ से स्टेपीज़ हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर की होती है, जो कि हमारी जांघ में पाई जाती है। तो यहाँ पर छोटी हड्डी पूछी गई है, तो बड़ी हड्डी भी पूछी जा सकती है। वैसे काफ़ी ईजी क्वेश्चंस डाले हुए हैं बुक में। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो देखो जो वायरस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जितने डिजीज़ हैं और किसके कारण होता है, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन वायरस के कारण होता है। तो जो ट्यूबर क्लासेस यानी कि टीबी होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, तो ये भी नहीं होगा। एड्स जो होता है ये बिल्कुल वायरस के द्वारा होता है, HIV वायरस के द्वारा एड्स होता है ना, तो यहाँ पर एड्स करेक्ट होगा, ठीक है। और जो टाइफाइड होता है ये भी हमारी बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो करेक्ट आंसर एड्स हो जाएगा यहाँ पर हमारा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है। तो लिवर में होता है, या पैंक्रियाज में, किडनी में, या स्टोमक में, यानी कि यकृत में, अग्न्याशय में, गुर्दा में, या फिर पेट में। तो जो इंसुलिन होता है इसका निर्माण हमारे पैंक्रियाज में होता है, यानी अग्न्याशय में होता है। काफ़ी लोग यहाँ पर लिवर लगा देते हैं, बट यहाँ पैंक्रियाज करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं। तो अभी आज ही हमारे बैच में पढ़ाया गया प्लेटलेट जो होती है ब्लड को क्लॉट करती हैं। और अगर यहाँ पर विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के हो जाता है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा DNA इज़ मेनली फाउंड इन, DNA मुख्यतः पाया जाता है। तो DNA कहाँ पर पाया जाता है। तो देखो सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होता है DNA एंड जीन, ठीक है। तो यहाँ से न्यूक्लियस करेक्ट हो जाएगा। तो मैं पूरा ऑप्शन ना पढ़ते हुए न्यूक्लियस जो कि ए ऑप्शन है इसको करेक्ट कर देती हूँ। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द वॉइस बॉक्स इज आल्सो कॉल्ड। तो वॉइस बॉक्स जो होता है यानी जिससे हमारे गले में होता है, जिससे हमारी आवाज़ निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया यानी श्वास नली कहते हैं, या फिर लैरिंग्स यानी कंठ नली कहते हैं, या फिर फेरिंग्स कहते हैं यानी गला कहते हैं, या फिर ब्रोंकाई यानी श्वासनिका कहते हैं। तो जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिससे हमारी आवाज़ निकलती है उसको हम लैरिंग्स कहते हैं, यानी कि कंठ नली कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है, कॉर्निया, आइरिस, लेंस, रेटिना। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। तो कौन होता है जो लाइट को कंट्रोल करता है, दैट इज आइरिस। आइरिस बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर काफ़ी लोग रेटिना लगाएंगे, इवन पहली बार मैंने भी रेटिना ही सोचा था, बट नहीं होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द, यानी पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, क्या हमारे पेट से शुरू होती है यानी स्टमक से, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत से शुरू होती है, या फिर मुंह यानी माउथ से शुरू होती है, या फिर बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन से शुरू होती है। तो जब सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो हमारे मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब पाचन होना स्टार्ट होता है। उसके बाद जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन
इसके बाद हमारे सबसे लास्ट में जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 65 नंबर क्वेश्चन, आई होप आप लोग को विजिबल हो रहा होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है, यानी गोइटर होता है, ये तो सबको पता होगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द क्रोमोजोम नंबर इन द ह्यूमन सेल इज। मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो वैसे 46 होती है ना, पेयर की बात की जाए तो 23 पेयर होती है, यानी तो 23 जोड़ी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 46 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 46 करेक्ट होगा। 67 क्वेश्चन कह रहा है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज, यानी कि फाइट और फ्लाइट जो प्रतिक्रिया होती है इसको करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? इंसुलिन होता है, एड्रेनलिन होता है, एस्ट्रोजन होता है, या फिर थायरॉक्सिन होता है? तो एड्रेनलिन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। वैसे बायोलॉजी में काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोटोसिंथेसिस अकर इन। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है? रूट में होता है, स्टेम में होता है, लीफ में होता है, फ्लावर में होता है, यानी कि जड़ में होता है, तने में होता है, पत्ती में होता है, या फिर फूल में होता है? तो आई थिंक यहाँ पर पत्ती में होता है ना, लीफ में ही होता है, पत्ती में ही होता है। उसके बाद हम 69 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। कह रहा है विच विटामिन हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो अभी मैंने आपको बताया विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और प्लेटलेट्स जिम्मेदार होते हैं जो कि ब्लड सेल्स होते हैं। इसके बाद कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा द इंस्ट्रूमेंट यूज टू हियर हार्ट बीट इज, यानी कि जो हृदय की धड़कन होती है इसे सुनने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो दिस इज क्या होगा? स्टेथोस्कोप है ना, स्टेथोस्कोप करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, उसके बाद 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी होती है प्लाज्मोडियम से? तो मलेरिया होती है, जिसका वाहक क्या होता है? जो मॉस्किटो होती है, एनाफ्लीज होती है ना, वो इसका वाहक होती है। उसके बाद कह रहा है 72 द प्रोटीन फाउंड इन हेयर एंड नेल्स इज। तो जो बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है ना, कैरोटीन प्रोटीन। देन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू आ चुके हैं जो कि बहुत इजी है मॉडल पेपर में। वैसे अभी तक सारे क्वेश्चंस इजी ही थे, और ये वाला और अच्छा है और इजी है। क्या कह रहा है? नर्सिंग प्राइमरली फोकस्ड ऑन। जो नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य किस पर केंद्रित होता है? तो पहला ऑप्शन करा ट्रीटिंग डिजीज, यानी कि रोगों का उपचार करने में, पेशेंट केयर यानी रोगी की देखभाल करने में, या फिर सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा में, या फिर रिसर्च यानी अनुसंधान करने में। तो एक नर्स का मुख्य कार्य क्या होता है? पेशेंट का केयर, पेशेंट केयर है ना। तो यहाँ पर हम भी कर देते हैं यहाँ पर रोगी की देखभाल, यानी कि पेशेंट केयर, दैट इज हमारा बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। देन हम पढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। अ गुड नर्स शुड हैव द क्वालिटी ऑफ। एक अच्छी नर्स में निम्न में कौन सा गुण होना चाहिए? तो ये सब देखो माइंड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसको पढ़ के समझ के आंसर लगाना होता है, इसमें कोई थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी होती। जो ये क्वेश्चन माइंड बेस्ड होते हैं। कह रहा है कि एक अच्छी नर्स में कौन सा गुण होना चाहिए, है ना। क्या स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, कठोरता होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, या फिर एंगर यानी गुस्से वाली होनी चाहिए, या फिर क्रोध यानी कि, और केयरलेस यानी कि लापरवाह। तो बिल्कुल जो एक अच्छी नर्स होगी उसके अंदर पेशेंस होगा, धैर्य होगा, है ना, हड़बड़ाहट वाली नहीं होगी, शांत स्वभाव वाली होगी। उसके बाद 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक स्किल फॉर नर्स, यानी कि निम्न में नर्स के लिए एक मूलभूत कौशल है। क्या प्लेइंग गेम यानी गेम खेलना, कुकिंग करना, या फिर टॉकिंग वाइटल साइंस, या फिर ड्राइविंग। तो टॉकिंग वाइटल साइंस यानी कि जीवित चिन्ह लेना, है ना, वाइटल साइन लेना। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या कह रहा है?
75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक स्किल फॉर अ नर्स। निम्न में से नर्स के लिए मूलभूत कौशल है, तो ये तो हमारा हो गया था वाइटल साइन लेना। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच सेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर में कौन सा सेंस जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो वैसे ये बहुत ज़्यादा मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि स्मेल भी ज़रूरी है, हियरिंग भी ज़रूरी है, टेस्ट भी ज़रूरी है, साइट भी यानी कि दृष्टि। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ दृष्टि होगा, और आंसर की में भी यही दिया हुआ है कि जब देखेंगे नहीं तो पेशेंट केयर कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर साइट यानी कि दृष्टि करेक्ट हो जाएगा। देन हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये थोड़ा क्लीन नहीं आया हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। 77 क्वेश्चन कह रहा है What should a nurse do when a patient is in plan? जब मरीज दर्द में हो तो नर्स को क्या करना चाहिए? अनदेखा करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, गिव मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस। बिना डॉक्टर के एडवाइस की दवा थोड़ी ना देंगे। इसके बाद कह रहा इन्फॉर्म द डॉक्टर या लीव द पेशेंट। तो लीव द पेशेंट नहीं होगा, बिल्कुल डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे यानी डॉक्टर को सूचित करेंगे। इसके बाद 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा इम्पैथी इन नर्स मीन्स, यानी कि नर्सिंग में जो इम्पैथी होती है, सहानुभूति होती है, तो उसका अर्थ क्या होता है? दुखी महसूस होना, मरीज की भावना को समझना और महसूस करना, मरीज का मूल्यांकन, या फिर तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, यानी अंडरस्टैंडिंग द शेयरिंग पेशेंट फीलिंग। ठीक है। उसके बाद 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रोफेशनलिज्म इन अ नर्सिंग इंक्लूड्स। नर्सिंग में व्यावसायिकता का अर्थ क्या है? फैशनेबल कपड़े पहनना बिल्कुल नहीं, मेंटेन पंक्चुअलिटी एंड इथिक्स, बिल्कुल समय पालन और नैतिकता बनाए रखना। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा कॉन्फिडेंटली इन नर्सिंग मीन्स, यानी नर्सिंग में गोपनीयता का क्या अर्थ है? हेडिंग फैक्ट्स द फ्रॉम द डॉक्टर, डॉक्टर से तथ्य छिपाना, या फिर शेयरिंग पेशेंट्स इंफॉर्मेशन विद फ्रेंड, या फिर कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट, या फिर डिस्कसिंग पेशेंट विद अदर पेशेंट। यानी नर्सिंग में गोपनीयता का क्या अर्थ है? डॉक्टर से तथ्य छिपाना, या डॉक्टर से दोस्तों से मरीज का क्या साझा करना, बिल्कुल नहीं, अन्य मरीजों से चर्चा नहीं करना, मरीज की जो उसका जो प्राइवेसी है, उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखना, प्राइवेसी बनाए रखना, है ना। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन क्या करा है क्लीननेस इन नर्सिंग केयर हेल्प इन, नर्सिंग देखभाल में जो क्लीननेस है यानी स्वच्छता है, उससे क्या लाभ होता है? डेकोरेशन यानी सजावट के लिए करते हैं, बिल्कुल नहीं। इन्फेक्शन कंट्रोल, बिल्कुल इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए करते हैं। उसके बाद ये सब ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस में हमारे क्या कह रहा है 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा इफ़ अ पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस द नर्स शुड, यानी अगर जो मरीज है अचेतन है तो नर्स को क्या करना चाहिए? तो ये भी सोचने वाला क्वेश्चन कह रहा सेक देन राउटली, यानी जोर से हिलाना चाहिए, या फिर लीव देम अलोन, उनको अकेले छोड़ देना चाहिए, तो ये भी गलत है। उसके बाद चेक वाइटल साइन एंड इन्फॉर्म डॉक्टर, तो बिल्कुल डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और वाइटल साइन लेंगे, चेक करेंगे, है ना। तो थोड़ा माइंड वेस्ट रहता है, इसको सोच के आंसर किया जाता है। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा फर्स्ट एड मीन्स, तो प्राथमिक उपचार का क्या मतलब होता है? फाइनल ट्रीटमेंट यानी अंतिम उपचार, या फिर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, महंगा इलाज, बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। उसके बाद कह रहा इमीडिएटली बेसिक हेल्प बिफोर डॉक्टर अराइव, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले तुरंत और बुनियादी सहायता, बिल्कुल यही होता है फर्स्ट एड। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन करा हैंड वॉशिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग, यानी हाथ धोना किसके बचाव में होता है? तो बिल्कुल हाथ धोएंगे तो संक्रमण यानी इन्फेक्शन से बचेंगे। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन करा अ नर्स शुड रिकॉर्ड पेशेंट डाटा इन, नर्स को मरीज की जानकारी कहाँ दर्ज करानी चाहिए? तो मरीज की फाइल में करानी चाहिए, यानी पेशेंट फाइल में करानी चाहिए। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ गुड नर्स, एक अच्छी नर्स का कौन सा गुण नहीं है? काइंडनेस होना चाहिए, केयर होना चाहिए, लेजीनेस नहीं होना चाहिए, यानी कि आलस्य नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। तो यहाँ हमारा आलस्य वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 87 नंबर क्वेश्चन पे। तो 87 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कम्युनिकेशन विद पेशेंट शुड बी, मरीजों से संवाद कैसे होना चाहिए? यानी कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए हमारा पेशेंट के साथ? रूड होना चाहिए, बिल्कुल रूड नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजिंग वाला होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लियर एंड पोलाइट होना चाहिए, बिल्कुल विनम्र और स्पष्ट और विनम्र होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इरेज करके बताऊँ तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा हमारा, क्लियर एंड पोलाइट। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा इफ़ अ नर्स नोटिस एंड अनसेफ कंडीशन सी शुड,
यानी अगर नर्स किसी असुरक्षित स्थिति को देखती है तो उसे क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए? नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके बाद तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करना है, यानी इन्फॉर्म सुपरवाइजर इमीडिएटली, या फिर कंप्लेन टू पेशेंट, या फिर टेक नो एक्शन। तो बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट होगा। ये सब डायरेक्ट माइंड बेस्ड क्वेश्चन है, सोचने पे क्वेश्चन है, सोचने वाला। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स पेशेंट नर्स रिलेशनशिप, यानी कि पेशेंट और नर्स का रिलेशनशिप बेहतर कैसे बनता है? इग्नोरिंग पेशेंट, इग्नोर करेंगे तब कैसे बनेगा? उसके बाद कह रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिल्कुल प्रभावी संवाद, यानी अच्छी बातचीत होगी तो बिल्कुल होगा। मरीज से बहस करेंगे तो कहाँ होगा, और देखभाल में देरी करेंगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टीम वर्क इन नर्सिंग मीन्स, नर्सिंग में टीम वर्क का क्या अर्थ है? वर्किंग अलोन, अकेले में काम करना, या फिर वर्किंग टुगेदर विद हेल्थ स्टाफ, यानी स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर काम करना ही होता है नर्सिंग टीम में काम करना। उसके बाद हम पहुंच गए हमारे 91 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर 91 नंबर का क्वेश्चन हमारा करा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ नर्सिंग इज, नर्सिंग का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? पेपर वर्क है, यानी कागजी कार्य है, या फिर पेशेंट रिकवरी एंड कंफर्ट है, या अस्पताल का प्रबंधन केवल अनुसंधान, यानी पेशेंट रिकवरी और कंफर्ट बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि ये छोटा है, थोड़ा पिक लेने में दिक्कत हो गई थी। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा, विच बिहेवियर इज एक्सपेक्ट फ्रॉम द नर्स इमरजेंसी, यानी आपातकालीन स्थिति में नर्स का व्यवहार अपेक्षित है, यानी कि पैनिक में होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, काल्म एंड अलर्ट, शांत और विनम्र होनी चाहिए, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा क्लीन कर देते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, 93 नंबर का क्वेश्चन, अ नर्स शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट, यानी नर्स को हमेशा किसका सम्मान करना चाहिए? तो नर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट की करनी चाहिए। तो यहाँ पर 3rd नंबर का दिया हुआ है, आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से, पेशेंट एंड देयर डिग्निटी, यानी कि मरीज और उसकी गरिमा का क्या करना चाहिए? हमको केयर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम पहुंच गए 94 नंबर क्वेश्चन पे। 94 क्वेश्चन कह रहा, व्हेन लिफ्टिंग अ पेशेंट अ नर्स शुड यूज, यानी कि मरीज को उठाते समय नर्स को कैसा उपयोग करना चाहिए? केवल हाथों का, पैरों की मांसपेशियां और सही मुद्रा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन वैसे करेक्ट होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज ट्राइज मेन इन नर्सिंग, नर्सिंग में ट्रायल्स का क्या अर्थ है? आपातकालीन स्थिति के इलाज को प्राथमिकता देना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन करा, विच फैक्टर इम्प्रूव हॉस्पिटल हाइजीन, तो कौन सा आदत जो होता है अस्पताल को बेहतर बनाता है? तो गंदे कपड़े बिल्कुल नहीं, रेगुलर हैंड वॉशिंग, बिल्कुल नियमित हाथ धुलेंगे तो क्या होगा? वहाँ इन्फेक्शन फैलने की कम वो रहेगी। तो अभी हम चलते हैं हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ। तो अभी हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट कॉम्परेटिव फॉर्म, क्या कह रहा है? दिस रोड डैश डैश दैन द अदर, तो यहाँ पर दैन लगा हुआ है, तो ये है एडजेक्टिव का डिग्री। एडजेक्टिव के प्रकार में जो हमारा डिग्री होता है, तो एक होता है पॉजिटिव डिग्री, और एक होता है कॉम्परेटिव डिग्री, है ना। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो इसमें नॉर्मल आता है, इसमें मोर देन वगैरह करके आता है, और इसमें दा लगा रहता है वर्ब से पहले। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, दिस रोड इज डैश डैश दैन, यहाँ पर तुलना हो रही है तो मोर गुड हो जाएगा, और ये हो गया हमारा कॉम्परेटिव डिग्री। वैसे हमारे बैच में इसको डिटेल में पढ़ा रखा है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी ही है। फिर 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजंक्शन, तो कंजंक्शन क्या होता है?
दो वर्डों को जोड़ता है। तो कह रहा ही इज़ पुअर डैश डैश ही इज़ ऑनेस्ट, यानी कि वो गरीब है लेकिन वो क्या है, ईमानदार है। तो और लगाएंगे या फिर बट लगाएंगे या फिर एंड लगाएंगे या फिर बिकॉज लगाएंगे। तो वो गरीब होते हुए भी क्या है, ईमानदार है, तो बट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ही शेड, उसके बाद आई कैन स्विम। तो यहाँ कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पर करेक्ट होगा आई को हम यहाँ पर लेके आएंगे, चेंज करेंगे, तो आई कुड स्विम, यानी कि इसको हमको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो ही शेड, उसके बाद आई को हम लेके जाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ही कुड स्विम, है ना। तो आई ही शेड ही कुड स्विम, ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। आप भी अपने तरफ से सॉल्व कर लेना एंड लास्ट में मुझे बता देना कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 100 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आर्टिकल यानी कि जो हमारे ए होते हैं, एन होते हैं, दा होता है ना, ये सब आर्टिकल और बहुत बेसिक बातें हैं, ये आपको आता ही होगा आई होप। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, वहाँ कहा जा रहा है ही इज़ डैश डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम। तो यहाँ पर लगेगा द, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, क्योंकि देखो गुड का 3 फॉर्म होता है, गुड होता है, फिर बेटर होता है, फिर बेस्ट होता है, ठीक है, गुड बेटर एंड बेस्ट। तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया, जब किसी एक को अच्छा बताया जाता है, सबसे अच्छा एक किसी एक को बताया जाता है, तो वही करेक्ट होता है। तो यहाँ पर द आर्टिकल लगेगा। फिर 101 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है इसका हमको क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच करना है। तो सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली, तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल्ली है इसके नीचे अंडरलाइन है, तो वो गाती है, लेकिन कैसे गाती है, वो अच्छे से गाती है ना। तो अगर नाउन और प्रोनाउन का जो हमको नाउन और प्रोनाउन की विशेषता दी रहती है तो हम उसको कहते हैं एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर गा रही है, कैसे गा रही है, अच्छे से गा रही है, तो यानी कि गाना वर्ब हुआ और वर्ब का जो फॉर्म दिया होता है वो होता है एडवर्ब। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 102 नंबर का क्वेश्चन कह रहा पिक द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस यहाँ पर चूज करना। आई हैव सा दैट मूवी, तो देखो हैव के साथ या फिर हैव रहता है या फिर हैव बीन रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सात सेकंड फॉर्म हो गया, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा कह रहा है आई सा दैट मूवी, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं आई हैव बीन, फिर दैट मूवी एस्टरडे। वैसे हैव बीन जो होता है ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में कभी एस्टरडे यानी बीते हुए कल की बात नहीं होती है, पास्ट की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर आई सीन दैट मूवी, क्या ये करेक्ट होगा या फिर बी करेक्ट होगा, यानी बी या डी में से कोई एक करेक्ट होगा। आई सा दैट मूवी, मैंने ये मूवी क्या कर ली है, देखी है, ठीक है। और ये हमारा हो गया पास्ट इंडिफिनिट यानी पास्ट सिंपल हो गया। तो इन सब के अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ जैसे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा 103 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पर करेक्ट वर्ब का फॉर्म भरना है। तो द न्यूज़ डैश डैश शॉकिंग, तो न्यूज़ ऑलवेज क्या होता है, जो न्यूज़ होता है न्यूज़ ऑलवेज सिंगुलर होता है, न्यूज़ ऑलवेज सिंगुलर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा द न्यूज़ इज़ शॉकिंग, यानी कि जो न्यूज़ था, यानी कि जो समाचार या न्यूज़ था वो शॉकिंग था, चौंका देने वाला था, है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा पिक द एंटोनिम ऑफ अर्ली। तो एंटोनिम का मतलब होता है वर्ब का अपोजिट, वर्ब का क्या होता है, अपोजिट होता है, एंटोनिम होता है, ठीक है। उसके बाद अर्ली का मतलब जल्दी होता है, जल्दी का हम उल्टा करेंगे, जल्दी का उल्टा हम करेंगे तो देर हो जाएगा यानी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट होगा लेट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये सब जो है साइनोनिम्स दिया हुआ है, फास्ट यानी अर्ली, फास्ट और सून, टाइमली, है ना, ये सब साइनोनिम्स है, सिनोनिम्स है, ये सब साइनोनिम्स है, ये सब साइनोनिम्स है। तो इसके साथ हमको और फ़ायदा हुआ कि हमको इसके साथ साइनोनिम्स भी याद करने को मिल गया। उसके बाद 105 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है,
105 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस। तो माउस का प्लूरल फॉर्म होता है माइस, यानी कि चूहा, और जब हम ढेर सारे चूहों की बात करते हैं तो दैट इज माइस, तो बी ऑप्शन। उसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट टेंस। तो दे डैश डैश हियर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ सिंस मॉर्निंग जो देखो जिसमें सिंस फॉर दिया रहता है, सिंस या फॉर दिया रहता है, प्लस में टाइम जो दिया रहता है, तो इसमें ऑलवेज जो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, वो हम वर्ब को मतलब कि वो हम जो है सेंटेंस को देख के बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर नहीं लग सकता, वर्ड नहीं लग सकता, एक ही में दिया हुआ है हैव बीन, यानी दे हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। इसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस का नेम होता है ना, अकेले जिसका नेम हो। तो स्कूल, स्कूल में बहुत सारा स्कूल आ सकते हैं, टेम्पल मंदिर में बहुत मंदिर आ सकते हैं, अलग अलग गॉड के मंदिर आ सकते हैं ना, रिवर में बहुत सारी नदियाँ आ सकती है ना, ये सब कॉमन नाउन के से तीनों जो हैं कॉमन के एग्जाम्पल हैं, तीनों कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। बट सॉरी, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट होगा, गंगा स्पेसिफिक, गंगा जो है भारत की सबसे पवित्र नदी है, और गंगा जो है अकेली गंगा है ना, मतलब कि इसका नेम फिक्स है और ये गंगा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सही होगा। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन करा विच वन इज़ अ वर्ब। वर्ब यानी क्रिया कौन है, यानी कार्य कौन कर रहा है, वही हमको बताना है। स्लोली, रनिंग, हैवी, क्विक। तो रनिंग करेक्ट हो जाएगा। वैसे मुझे नहीं पता इतना इजी मॉडल पेपर क्यों बनाया गया है, बट फिर भी अच्छा ही है, मैं सॉल्व करवा पा रही हूँ। उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सी गो टू इस कॉलेज बिल्कुल नहीं हो सकता, दे गोज टू कॉलेज, दे के साथ गोज नहीं लगता। सी गोज टू स्कूल बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये है प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल में ऑलवेज ई या फिर ईएस या फिर यस क्या लगता है, वर्ब में, मेन वर्ब में लगता है सिंपल में, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं लगता, डू डज लगता है। तो कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अभी कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 110 नंबर क्वेश्चन चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। ही डैश डैश ईटिंग हिज लंच। तो ईटिंग से हमको पता चल रहा है ये कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो ही इज़ ईटिंग हिज लंच। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इन दिस, ओपन द डोर। ओपन द डोर क्या है, एक जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, ये सब हमारे बैच में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे 112 नंबर क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इसमें कौन सा है, तो सुपरलेटिव डिग्री ही इज़ दा के बाद ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री होता है, तो मोर स्मार्ट नहीं लगेगा, मोर मतलब हमेशा सबके साथ नहीं लगता है, यहाँ स्मार्ट टेस्ट होगा, स्मार्ट टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 113 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ क्वाइट, यानी शांत जो होता है, क्वाइट मतलब शांत रहना, तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है। लाउड तो इसका एंटोनिम होगा, नॉइजी भी होगा, टॉक एक्टिव होगा, तो साइलेंट होगा बिल्कुल करेक्ट, तो साइलेंट यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 114 नंबर क्वेश्चन पे पहुँच गए, कह रहा चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है, तो क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे 114 नंबर क्वेश्चन, तो हो गया था। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा फिल इन द ब्लैंक, आई प्रेफर टी। तो देखो प्रेफर और सुपीरियर के बाद ऑलवेज टू आता है ना, तो यहाँ पर टू हम लगा देंगे, तो वैसे काफ़ी इजी है मॉडल पेपर हमारा। उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। प्रोनाउन का आइडेंटिफाई करना है इसमें से, दिस पेन इज़ माइन। तो माइन क्या है, एक हमारा माइन क्या है, हमारा एक प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा माइन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम बढ़ते हैं 117 नंबर के क्वेश्चन पे, कह रहा
विच वर्ड इज कंजक्शन, आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड, मैं बहुत थक गया था तो इसलिए मैं बेड पे चला गया। तो यहाँ पर कंजक्शन सो हो जाएगा। ठीक है, दो वर्डों को कौन जोड़ रहा है, पहले मैं थका फिर मैं बेड पे गया, है ना, तो मैं थक गया इसलिए मैं बेड पे गया, तो सो यहाँ जोड़ रहा है दो वर्डों को, तो सो इज कंजक्शन। ठीक है, उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्वेश्चन। डैश डैश यू लाइक कॉफ़ी, यानी कि हम किसी से पूछते हैं डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम इसको पसंद करते हो। वैसे देखो, किसी चीज़ को पसंद करना या हैबिट बताना ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डू यू वांट, सॉरी, डू यू लाइक कॉफ़ी, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना। 119 नंबर क्वेश्चन करा, पिक द पैसिव वॉइस फ्रॉम ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर हम द प्रोजेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद बिल लगा हुआ है तो बिल के साथ हम बी लगाएंगे, कंप्लीटेड बाय हिम, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी आप सॉल्व करके देख लेना। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इन दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पर इंटरजेक्शन का चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद व्हाट से शुरू हुआ है तो ये एक्सक्लामेटरी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने करा दिए 120 नंबर 120 क्वेश्चंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।